तो आज मैं और फाजिल सर बात करेंगे मॉडर्न मैरिजेस और उनके चैलेंजेस के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू फीलिंग? थैंक्स, ग्रेट। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके हिसाब से शादी क्या है? मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। ओके सर, तो आपके हिसाब से मैरिजेस हमेशा इवॉल्व करती रहनी चाहिए? डेफिनेटली। एवोल्यूशन थ्योरी है ना, तो वो एक तरह का इस बात को जस्टिफाई करती है कि हमेशा कुछ चीज़ें बदलाव होना चाहिए, फ्रेम्स बदलने चाहिए। और एक्चुअली में जो ब्राइड और ग्रूम है उसके अपने ब्रेन के बहुत सारे फ्रेम्स हैं, कोर्स हैं। तो हर बार वो नए फ्रेम्स किसी चैलेंज के रूप में, किसी प्रॉब्लम के रूप में, किसी जॉय के रूप में वो डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। तो इट लाइक आपकी जो इंटेलिजेंस है वो साथ मिलके जब किसी टास्क को पूरा करती है तो बॉन्डिंग यहाँ से बनना शुरू होती है। बॉन्डिंग वहीं पर होती है जब आप क्रिटिकल, जितनी क्रिटिकलिटीज हमने फेस की है, जितने क्रिटिकल मोमेंट्स आपके लाइफ में होते हैं, उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बॉन्डिंग, आपका जो आपस के जो कोऑर्डिनेशंस हैं वो बनती है। और याद रखिएगा, मैरिज में जितने प्रॉब्लम्स आते हैं ये इसीलिए आते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट हो, इंटेलिजेंस डेवलप हो, आप एक्सप्लोर करें। वरना फिर आपका ब्रेन का यूज़ कहाँ होगा अगर हमारी लाइफ में चैलेंज ना आए तो ऐसे मत सोचिए कि कोई स्मूथ लाइफ मत देखिए। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, उसको पूरा करिए, अकम्प्लिश करते जाइए और बॉन्डिंग, रिबॉन्डिंग, रिवाइंडिंग और जो रिपेयरिंग करते जाइए। सर, आपके हिसाब से अगर एक इंसान को शादी करने का डिसीजन लेना है तो उसको क्या क्या पैरामीटर्स पर सोचना चाहिए? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो प्यार का मीटर है। ठीक है जी सर। तो प्यार का मीटर सबसे बड़ा होना चाहिए जी। उसके अंदर में सारे पैरामीटर्स आते हैं। बाकी सारे पैरामीटर्स हम जब सीरियस होते हैं, जब हम एकदम एडिटिंग करते हैं लाइफ को, जब हम एकदम से हर प्रॉब्लम को हम बड़ा बनाते हैं और हम तैयार नहीं है कि उस चीज़ में कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए। जो मैंने कहा, प्यार का मीटर बड़ा होगा तो सारे पैरामीटर में आपकी जो प्रॉब्लम आएंगी वो उतनी बड़ी नहीं लगेगी आपको। वो आपको ठीक है, जब भी इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं, थोड़ा टफ टाइम होता है ये। लेकिन उस टफ टाइम में ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे एक्सप्लोर किया, ये डिपेंड करता है आपका ईक्यू लेवल, आपका आईक्यू लेवल। तो लड़का और लड़की, ग्रूम और ब्राइड्स की ईक्यू लेवल और आईक्यू लेवल मैच करेंगे, है ना। आप कुंडली मैच करते हैं, आप बाकी खानदान मैच करते हैं, आप इकोनॉमी मैच करते हैं, आप ईक्यू आईक्यू लेवल मैच नहीं करते। तो अगर आप इसको मैच करेंगे, आज के जो मॉडर्न मैरिजेस हैं, मॉडर्न मैरिजेस आप कुंडली, लेकिन अगर आपने आईक्यू ईक्यू लेवल को मैच किया है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि ये मैरिज सर्वाइव करेगी, ये मैरिज बढ़िया चलेगी, आगे सक्सेसफुल रहेगी। सर, आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल मैरिज में क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो है कि इस तरह के एलिमेंट्स हम ये, क्योंकि ये कोई डील नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि मैं अपनी फीचर्स जानूँ। एक तो ये है कि आपको बस अच्छा फील होना चाहिए, है ना। लाइक तू जो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है और हसीन है। क्या है ना, आई एम इम्प्रेस्ड, ये फीलिंग आना चाहिए जी। ठीक है। और तुम जो मेरे साथ होती हो तो कोई दूसरा नहीं होता, ये दो फीलिंग। तुम जो मेरे साथ होती है तो कोई दूसरा नहीं होता है। तो अब दूसरा कौन है? कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम्स, कोई चैलेंजेस, कुछ नहीं है अगर तुम मेरे साथ हो। तो ये वाला फीलिंग कैसे आप लाएंगे? होती है शादी की शुरुआत में, जब हम रोमांस पीरियड होता है, जो एंगेजमेंट का पीरियड होता है, या लव मैरिज में जब आप शादी करने के पहले जब आप मिलते हैं, तो देखिए आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बड़े बड़े दिल से, विद बिग हार्ट, विद बिग माइंड्स, है ना, आप सॉल्व करते हैं। लेकिन जब भी आप बन जाते हैं तो फिर आपका जो विजन है बहुत नैरो हो जाता है। फिर हर चीज़ को आप लोग जो है राइट समझते हैं, बॉन्ड समझते हैं, है ना। ना राइट्स है ना बॉन्ड्स है, ठीक है ना। तो दैट फीलिंग हैज़ टू बी क्रिएटेड, और वो होती है बस। अब ये कहते हैं ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवंस, जी। आसमान में बनती। आसमान माने क्या होता है? आसमान नहीं होता। आसमान माने देखिए, आपके शरीर पे, आसमान माने ऊंचाई से लेते हैं हम लोग, तो आपके शरीर पे सबसे ऊंचे पे कौन है? मस्तिष्क पे। तो मैरिजेस आर मेड इन हेवन मतलब मेंटल वाइज मिलना चाहिए, आईक्यू मिलना चाहिए।
सर आजकल के जो मॉडर्न मैरिजेस है उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम है। अगर मतलब मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं तो इंडिया में जो है आउट ऑफ 100 मैरिजेस एक मैरिज फेल हो रहा है अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस 2021 का जो है। अगर यही चीज़ मैं मुस्लिम कंट्रीज में देखूं तो मुस्लिम कंट्रीज में कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ज़्यादा है। और अमेरिका में देखें जहाँ पे पॉपुलेशन इतना एजुकेटेड है, इतना एडवांस्ड है, वहाँ पे सर ब्रोकन मैरिजेस का रेट और ज़्यादा है। इट इज़ लाइक 50% वहाँ पे शादियाँ टूट जा रही है। तो सर रीज़न क्या है कि आज की जो डिकेड है उसमें मैरिज सर्वाइवल का जो चांस है वो बहुत कम है। और अगर हम इसी से प्रीसीडिंग डिकेड देखें तो उसमें ब्रोकन मैरिजेस का जो रेट था वो बहुत कम था। उसमें ऐसा था कि पर 1000 मैरिजेस सिर्फ 7 मैरिजेस ऐसी होती थी जो अनसक्सेसफुल रहती थी। तो इसका रीज़न क्या है सर? देखिए, आपने जो प्रेसिडेंट डिकेड की बात की जी, तो उसमें आपने कहा कि इसमें ब्रोकन मैरिज कम थी, लेकिन ब्रोकन हार्ट्स तो थे। हाँ सर। उस वक्त लड़की स्टेबलाइज नहीं हुई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अपना इकोनॉमी नहीं गेन कर सकती थी। हाँ। इसीलिए वो ब्रोकन हार्ट थी। इट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ब्रोकन मैरिज। वो एक बराबर था, ठीक है। वो समाज में ब्रेक नहीं कर पाए, अलग नहीं हो पाए, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं था, उसके पास मौका नहीं था। लेकिन अब उनके पास जॉब है, वो एजुकेटेड है, वो इंडिपेंडेंट है, वो इंटरडिपेंडेंट थे, ये इंडिपेंडेंट है। इसलिए आपको ये डेटा जो है ज़्यादा दिख रहा है। आने वाले टाइम में जब फीमेल और फ्रीडम लेगी और एडुकेट होगी तो ये रेशियो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज कि हमने एडुकेट तो हो गए हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी पुरानी डॉक्यूमेंट से आती है कि पुरुष जो है भगवान के बाद होता है, पुरुष के चरणों में डूब जाओ। वो डॉक्यूमेंट अभी भी हमारे ब्रेन पर है। वो डॉक्यूमेंट इस एरा का नहीं है, वो उस एरा का है जब लड़कियां बिल्कुल नहीं जाती थी बाहर, उनका एक्सपोजर नहीं था, पूरी तरह से आप पर डिपेंडेंट थी, तो वो सब कुछ एक्सेप्ट कर सकती थी। लेकिन आज भी शायद पुरुषों के माइंड में वो जानते हैं कि लड़की क्वालिफाइड है, इंडिपेंडेंट है, क्वालिफाइड एजुकेटेड है, डिमांडिंग है, उसको एक्सपोजर किया हुआ है, वो आपके एकदम बराबर करके आपसे आगे हैं, और फिर आप उससे वो स्क्रिप्ट का डिमांड कर रहे हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन जो आज से हजारों साल पहले था वो माइंड में आपके अभी भी है। अगर आप उसे हटा के एक प्योर पार्टनरिंग करेंगे, एक प्योर पार्टनरिंग करेंगे तो ये दिक्कतें शायद नहीं आएंगी। सर आजकल ना लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अपनी शादी से, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है, लोग कहते हैं कि हम सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। क्योंकि अफेयर करना मॉडर्न एज में बहुत ईजी है, ना कि हमारे पिछले वाले ज़माने में जहाँ पे कबूतर ले जाके चिट्ठियाँ देते थे। तो इस चीज़ को टैकल कैसे करेंगे सर? देखिए, आपने जो कहा कि बोर्डम जो चीज़ है, तो बोर्डम क्यों आया आप खुद जानिए, क्यों आया बोर्डम। क्या आपने कभी सुना कि लता मंगेशकर को गानों से बोर्डम आ गया? नहीं। ओके। आप ये सुना कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से बोर हो गए? नहीं ना। क्यों? कि रियल इंटेलिजेंस, रियल पैशन, रियल लव, रियल डेडिकेशन, रियल सेक्रीफाइस। जो आप बोर्डम की बात कर रहे हैं वो इसलिए कि हमने जो प्यार दिखाया वो स्क्रीन का प्यार है, जो हमने पिक्चर को देखा, वहाँ से कुछ आपने लटके झटके सीख लिए और उनको देखकर आपने उसको प्यार समझ गए, ठीक है ना। लेकिन जब कभी भी आप अगर अपने पार्टनर के प्रति अगर आपका रियल डेडिकेशन है, रियल पैशन है, रियल लव है, तो डेफिनेटली कभी बोर्डम नहीं आ सकता। आज से हजारों साल पहले, आज से 100 साल पहले आप देख लीजिए, मैं उनके बीच में रियल लव था, रियल सेक्रीफाइस थी, रियल अटैचमेंट था, तो वहाँ बोर्डम नहीं आती थी कभी भी। बोर्डम तो अब आने, जबकि उस समय शायद पुरुष ज़्यादा टाइम घर में रहते थे। अब तो पुरुष कितने टाइम घर में रहता है बताइए? सुबह 9 बजे निकलता है, रात के 9 बजे आता है और 12 बजे सो जाता है। वो 3-4 ही घंटे का पीरियड है, उसमें आपको बोर्डम आ रही है। जबकि उस जमाने में वो लोग दिन भर खेती करते थे, गाँव में रहते थे, वहीं के वहीं घर है, वहीं खेत है। तो पुरुष का जो महिला के साथ जो उसका स्क्रीन शेयर करता था, टाइमर जो था, वो करीब 16-17 घंटे का, राइट है। आज सिर्फ 3-4 घंटे का टाइम है, इसमें आप बोर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका वो आपने रियल लव ढूंढा ही नहीं है, आपने अपने आप को पहचाना नहीं है, आपको शायद किसी पार्टनर की नीड भी नहीं थी। आपने एक ना ट्रेडिशन चला कि शादी कर दो, लड़की भेज दो, शायद इसलिए कर दिया। जब तक आपको ऐसी जरूरत ना फील हो कि एक लाइफ में एक एक्सप्लोर करें, एक रिसर्च करें, एक लड़का ढूंढें, इसका टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। और जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये है वो फाइनल, जो आप इसको मिशन बनाइए। लेकिन आप तो जाते हैं एक एजेंट के पास जो कमीशन है, रियल एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो रियल एक्सपोजर जब मिलता है ना, तो हम एक दूसरे को एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम जान पाते हैं, हम टाइम स्पेंड करेंगे। और इसके अलावा आपको एक बात ये भी याद रखना है कि जब
दो लोग आपस में मिलते हैं तो दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, दो अलग अलग ब्रॉटअप है, दो अलग अलग वैल्यू सिस्टम से आते हैं, तो उनको मर्ज होने में जो मर्ज होने के लिए जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है वो सारी कम्युनिकेशन आपको शादी के पहले करना चाहिए, राइट? तो उसके बाद जब हम दोनों का मेंटल टैलेंट और मेंटल जो बैलेंस हो जाए, हम दोनों के आईक्यू लेवल चेक हो जाए, हम दोनों की सोच समझ, है ना, दोनों की क्रिटिकल थिंकिंग, दोनों का एनालिसिस, जब ये सब मैच कर जाए, इसके बाद ना बोर्डम आएगी ना ब्रोकर। ओके सर। सर आजकल के जो मैरिजेस हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस भी, जैसे सपोज मैं रायपुर में काम कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड है वो बॉम्बे में काम कर रहे हैं, तो हम दोनों काम की वजह से अलग अलग रह रहे हैं, ही सेटल्ड इन मुंबई एंड आई एम सेटल्ड इन रायपुर। तो आपको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस भी वर्क करती हैं? क्योंकि फिर लोग बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं कि अरे ये दोनों तो अलग अलग रह रहे हैं, फिर शादी क्यों कर ली है, जब अकेले अकेले ही रहना था तो ऐसे ही रह लेते। तो सर आपके हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस पे क्या ओपिनियन रहेगा आपका? नहीं, देखिए, जब आपको पता है कि दोनों अलग अलग किसी बड़े कॉज के लिए, तो कॉज बड़ा है ना। हाँ। अब आप ऐसा बोलेंगे तो फिर आर्मी के लोगों को तो फिर शादी नहीं करना चाहिए, वो तो हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस कहीं और बॉर्डर में रहेगा, तो फिर वो कैसे करेंगे? लेकिन वो नेशन के कॉज के लिए गया है, बड़ा कॉज के बाद। तो आप दोनों जो अलग अलग हैं, आपका कॉज बड़ा है ना, आप एक अच्छे हैं लाइफ के लिए, अपने आने वाली जनरेशन को अच्छा कुछ देने के लिए आप रहे हैं, तो वो नोबल है। जब कॉज होता है तो कोई मतलब नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस। कई बार एक ही घर में घर जमाई ही रहता है, कोई डिस्टेंस ही नहीं, जीरो डिस्टेंस में भी बड़े झगड़े होते हैं, बड़े शादी टूट जाती हैं। सर रोमांस एक मैरिज को सक्सेसफुल करने में कितना पार्ट प्ले करता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, पहले तो हम ये पता लगा कि रोमांस क्या है। ये जो लोग रोमांस करते हैं ना, ये बाद में रोमांस मांस रोएगा इनका, मांस रोता है बाद में, क्यों ऐसा किया, सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, आप देखिए, व्हाट इज रोमांस? यू नो, रोमांस इज एक्चुअली एक्सप्लोरिंग ईच अदर in a very positive horizon एक्सेस में। रोमांस ये है कि मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो डेवलप होना चाहिए ड्यूरिंग रोमांस पीरियड। रोमांस समझ के आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करता है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, आपकी बॉन्डिंग डेवलप करता है ना। आप एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, आप एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, और एक दूसरे की हैबिट को आप अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसको रोमांस कहते हैं। किसी पेड़ के नीचे बैठ के, किसी पार्क में किसी पेड़ के पीछे छुप के बैठ के बातचीत करने को रोमांस नहीं कहते। सर कब इंसान को डिसाइड करना चाहिए कि अब उसकी मैरिज स्टेबल हो गई और उसको बच्चे कर लेने चाहिए? तो इस बच्चे जो करने का डिसीजन है वो इंसान को कब लेना चाहिए, और क्या फैक्टर्स को उसको अपने दिमाग में कंसिडर करना चाहिए ये डिसीजन को कंक्लूड करते हुए? इससे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस बच्चे के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग, है ना, उसको कैसे लाइफ देना चाहते हैं, पहले ये डिसाइड कर लीजिए, है ना। इसके बाद यू कैन गो फॉर दैट। और ये जरूर नहीं कहेगा बच्चा वो भी जाए, बाद आपको डिसाइड नहीं किया, इसके बाद भी आप डिसीजन ले सकते हैं। आपके पास आज सब कुछ पता है आपको कि एक बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, क्या होना चाहिए। उसके पहले आपको पता है कि सबसे बड़ी बात उसको टाइम चाहिए, तो आप समय दे सकेंगे। आपने इसकी कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट आपके पास है, वो पहले जाने चाहिए। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसको बड़ी कारें, बड़ा बंगला, बहुत बड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ एक झोपड़ी में भी छोटे बच्चे की आप आगे चल जाइए, आप रिक्शा वाले के बस में देखिए बच्चे बहुत हेल्दी हैं और बड़े खुश हैं, जबकि हम बड़ी जगह पे बच्चा आइसोलेटेड फील कर रहा है। तो उसको सबसे बड़ी चीज़ चाहिए वो है टाइम। आप नहीं दे पाएंगे तो कोई और दे पाएगा, अल्टरनेटिव क्या है आपके पास, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खाना तो सभी आ जाता है तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, उसको क्वालिटी टाइम देंगे, उसको जॉयफुल होगा उसकी लाइफ, है ना, और वो आपको बर्डन ना लगे, वो आप देख लीजिए। ओके सर। सर अब इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि मैरिज में स्पार्क कैसे लाएं? स्पार्क, देखिए, जब स्पार्क आता है ना लाइफ में किसी इंडिविजुअल के, तब वो स्पार्क फैलता है, स्प्रेड होता है, और किसी और स्पार्क के साथ वो इग्नाइट होता है, यूनाइट होता है। मैरिज के बाद स्पार्क नहीं आ सकता, स्पार्क तो पहले आता है, लेकिन वो स्पार्क बाद में पूरा घर जला देता है। तो जिस स्पार्क की हम बात कर रहे हैं, उसको पार्क कराइए, और स्पार्क तो हो गया ना, उसको कहाँ पार्क करते हैं, एक पॉजिटिव एरिया में पार्क करिए, एक पॉजिटिव जोन में पार्क करिए, और उससे रोशनी लीजिए, रोशनाई लीजिए, इंटेलिजेंस बढ़ाइए उस पार्क से, है ना, इमोशंस डेवलप करिए,
कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, एटीट्यूड पॉजिटिव करिए, उस स्पार्क से, उसकी रोशनी से अपने घर को रोशन करिए, तब फायदा होगा। थैंक यू सर। So much.